अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उत्तर प्रदेश में शंखनाद हो चुका है चुनाव का, जो महज कुछ महीने दूर है। और आज लखनऊ और अयोध्या में बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी ने आज अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी ने मंदिर निर्माण के शिलान्यास का आज एनिवर्सरी मनाई। आज गंभीर विषय है और इस पर हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प दौर की तरफ पहुंच चुकी है। बहुत लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी ने आज सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। एक बड़ा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश की सड़कों के भीतर, बांदा से लेकर बहराइच तक और गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, अंबेडकर नगर से लेकर आगरा तक। लखनऊ की सड़कों पर आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा हुजूम उमड़ा। शायद इसके पहले बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था, विशेष तौर पर लखनऊ की सड़क पे। अखिलेश यादव आज जब खुद साइकिल लेकर उतरे तो उनके पीछे हजारों युवा चल पड़े। एक तरह से यह माना गया कि अखिलेश यादव ने फॉर्मली उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव का शंखनाद विपक्ष की तरफ से कर दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पर अखिलेश यादव इस तरह के कार्यक्रम में करते नहीं, और जब वो करते हैं तो उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है, जो आज उन्होंने करके दिखाया। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक और खुद उन्होंने साइकिल चलाई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उनकी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने साइकिल चलाकर दिखाई। साइकिल के जरिए ही 2012 की सत्ता में अखिलेश यादव आए थे। 5 साल उन्होंने हुकूमत की, सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। अब वो वापस साइकिल चला रहे हैं इस उद्देश्य से कि जो हाथ से निकली सत्ता है वो उन्हें कैसे वापस मिले। तो क्या इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने में कामयाब होंगे? आज की साइकिल यात्रा का उत्तर प्रदेश के भीतर क्या संदेश गया है, समाज के भीतर क्या संदेश गया है, मीडिया में क्या संदेश गया है और पावर कॉरिडोर में क्या संदेश गया है? क्योंकि लखनऊ की सड़कों में उमड़ा यह हुजूम कई बातों का संकेत देता है, कई तरफ से इशारा भी करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक आबो हवा वैसी नहीं है कि जैसा लोग आकलन कर रहे हैं, और वैसी भी नहीं है जिसके लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश परिवर्तन के हक में है, या उत्तर प्रदेश सत्ता का रिपीट चाहता है, या उत्तर प्रदेश विपक्ष के साथ खड़ा है? अब अगले 5 महीने आपको इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम की तैयारी समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबे समय से की थी, तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी पार्टी के सुप्रीमो खुद उतरे थे तो उन्हें भी ताकत दिखाने का आज अवसर मिला है। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। विपक्ष के इरादे साफ हैं, विपक्ष सड़क पर है, विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष सरकार से सवाल भी कर रहा है। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता खुद क्या चाहती है? जनता क्या बदलाव के हक में है, या जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, या जनता विपक्ष में किसे चाहती है? सिर्फ समाजवादी पार्टी को, या किसी अलायंस को, या बहुजन समाज पार्टी को, या फिर इन सबके मिले जुले संयुक्त गठबंधन को? उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों मुद्दों की कमी नहीं है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, बेरोजगार, छात्र, समस्याओं भरी पड़ी हैं। बिजली से लेकर खेती किसानी तक और उद्योग से लेकर नौकरी रोजगार तक उत्तर प्रदेश में विकराल समस्याएं हैं। क्या विपक्ष इन समस्याओं को भुना पाएगा? अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी बड़ी है तो क्या विपक्ष उसको अपने पक्ष में परिवर्तित कर पाएगा? एक बड़ा प्रश्न है। आप जानना चाहेंगे कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन क्यों किए जाते हैं। इस तरह के शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, अपने मुद्दों पर अडिग होते हैं और जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर प्रदर्शन सक्सेसफुल है तो जनता के बीच मैसेज अच्छा जाता है, प्रदर्शन नाकाम होते हैं तो संदेश भी गलत जाता है। तो आज समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का इजहार किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव किस तरह से लड़े गए, किस तरह से जीते गए। उसके बाद से समाजवादी पार्टी तैयार होकर बैठी थी कि वो इसका जवाब देगी जो उन्होंने आज दिया। लेकिन क्या ये भीड़ और ये जनता की का साथ क्या वोटों में परिवर्तित हो पाएगा?
क्या इसके जरिए अखिलेश यादव कोई एक बड़ी लहर बनाने में कामयाब होंगे? क्या वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जनता को उस तरह की राजनीति आज के दौर में स्वीकार्य है? जनता किस तरह की राजनीति चाहती है, हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे आर्थिक सामाजिक परिवेश हैं, जो हमारी वोटिंग पैटर्न है और जो हमारे मतदाताओं के तरीके हैं, वो बड़े साफ सुथरे हैं और बहुत ही स्पष्ट हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 2007 से उन्होंने एक नई परंपरा उत्तर प्रदेश के भीतर शुरू की है। 2007 से हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने कमाल का काम किया है। मैं मुक्त कंठ से अपने 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की प्रशंसा करूंगा। 2007 के पहले उत्तर प्रदेश में लूली लंगड़ी सरकारों का दौर था, आधी अधूरी सरकारों का दौर हुआ करता था। भानुमति के कुनबे जोड़े जाते थे, 20-20, 25-25 दल मिलकर सरकार बनाते थे और सरकारें 2-3 साल में धड़ाम हो जाती थी। मुख्यमंत्री ऐसे बदलते थे जैसे जिलों में कलेक्टर। कोई सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया कि जिसको देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे और जिससे छीनेंगे उसको कंगाल कर देंगे। 2007 में मायावती आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई। 2012 में अखिलेश यादव आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई। अब 2022, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहन इस बार भी पूर्ण बहुमत का ही निर्णय लेंगे, चाहे जिसके हक में लें, क्योंकि ये समझदार जनता, इसको पता है कि इसे क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्हें लगता है कि वो समझदार नहीं, दरअसल जनता ज्यादा समझदार है अपने नेताओं के मुकाबले। उसको अपने इश्यूज पता है, उन्हें पता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता पर भरोसा करना चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए कि उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को असेंबली इलेक्शंस में कौन सी पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उठा पाती है, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से एड्रेस कर पाती है, और उनके मुद्दे को कौन अपने मैनिफेस्टो में, नॉट मैनिफेस्टो, कौन मैनिफेस्टो में शामिल कर पाता है, और उस घोषणा पत्र को लागू कितना किया जाता है, अमल में कितना लाया जाता है। घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा कर देने के लिए नहीं होता, उन वायदों को आप जनता के बीच कितना अमल में लाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये एक दस्तावेज है। एक सरकार की गारंटी का जनता और सरकार के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। घोषणा पत्र कोई मामूली पत्र नहीं होता, ना ही कोई मामूली दस्तावेज है। ये जनता के विश्वास और राजनीतिक दल के बीच का गारंटी कार्ड है। जो इस गारंटी कार्ड को पूरा करता है सत्ता में लौटता है, और जो इस गारंटी का उल्लंघन करता है, यही जनता उसे कंगाल भी बना देती है। आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अयोध्या में भी काफ़ी कुछ हुआ है। 5 अगस्त को पिछले वर्ष आपको याद होगा कि अयोध्या में शिला पूजन हुआ था, मंदिर की नींव पूजा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज उसकी एनिवर्सरी है। अयोध्या में मुख्यमंत्री पहुंचे, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, अन्न उत्सव भी मनाया गया उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां हजारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने अन्न बांटा है। उस पर एक कार्यक्रम भी हुआ, यानी इधर साइकिल चल रही थी, उधर अनाज बंट रहा था। मुकाबला दिलचस्प है, जरा सुनिए कुछ बयान। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है, और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी बुरी तरह डिरेल्ड हो गई है, फ्लॉप हो गई है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा 350 से अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। उनको अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब प्रदेश की जनता का क्या हाल था, कानून व्यवस्था बुरी तरह से टूट चुकी थी, जनता पर माफिया अपराधी कब्जा करके बैठे हुए थे थानों पर। अब पूरी तरह से प्रदेश में कानून का राज है और सभी लोग प्रसन्न हैं। ठीक बात है, उनको निकालना चाहिए, निकाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से पिछले 4.5 सालों से संघर्ष कर रही है।
लाठी खारा कार्यकर्ता जेल जा रहा है। कहने को मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस ही है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, एसएम अशरफ पीएसपीएल से हैं, विनोद अग्निहोत्री जी देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, अंशु अवस्थी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और मनीष हिंदवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम में। सुनील साजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, क्या साइकिल यात्रा के जरिए आप शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते थे कि आपकी पार्टी में कितना दमखम है? इस साइकिल यात्रा का असली सियासी मकसद आपका क्या था? देखिए ब्रजेश जी, हम दमखम सरकार को नहीं दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये सच है कि आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और उन्होंने हम लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। कहीं कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला किया कि जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाएगा, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे उन्हें बताएगा, और जो बीजेपी सरकार में गुंडा राज है, पुलिस किस तरीके से तांडव कर रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, खुलेआम बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा है, और अपराधियों की एक गैंग भारतीय जनता पार्टी में शामिल की जा रही है। एक गैंग बनाया जा रहा है, और गैंग इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें कौन महिलाओं को ज्यादा अपमानित किया है, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कौन हिस्ट्री सीटर है, क्योंकि सच को लेकर के ये चुनाव नहीं लड़ सकते। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही अभी कि घोषणा पत्र दस्तावेज होता है, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी हम लोगों से एक बात हमेशा कहते थे कि वादा खिलाफी भी एक भ्रष्टाचार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर किया है। अपना ये संकल्प पत्र उठा ले और ये बता दे कौन सा काम किया है। तो जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर उतरी है साइकिल लेकर के। जब तक 2022 में साइकिल की सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक अब वापस आने वाले नहीं, चुप बैठने वाले नहीं। क्या ये आपका शक्ति प्रदर्शन था या फिर पार्टी का कार्यक्रम? नहीं, ये पार्टी का कार्यक्रम था ब्रजेश जी। ये शक्ति प्रदर्शन होता तो लखनऊ में आपको केवल साइकिल ही साइकिल दिखती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी का सख्त निर्देश था। लखनऊ में भी सरोजी नगर के लोग यहां नहीं आ सके, मलिहाबाद के लोग यहां नहीं आ सके, बीकेटी, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, चिन्हट के लोग नहीं आ सके। वो अपनी अपनी जगह पर जो कार्यक्रम तय हुए थे कि तहसीलों से निकल करके गांव गांव जाना है, वहां जा रहे थे। ये तो केवल महानगर के लोग, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोविड को देखते हुए कि बड़ी भीड़ ना हो, वो कम लोगों के साथ पार्टी कार्यालय से जनेश्वर पार्क तक गए। जिस तरह की भीड़ थी उसको आप कम भीड़ कहते हैं और कोविड नियमों का पालन कर कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोविड नियमों का पालन हुआ होगा, जिस तरह से भीड़ थी। अब ब्रजेश जी, अगर भीड़ कंट्रोल नहीं की जाती तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है आज फिर लाखों साइकिलें होती। आज आप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके रिपोर्टर गांव गांव की खबर दिखाते हैं। पूरे प्रदेश में आज केवल साइकिल दिख रही थी, लाल टोपी दिख रही थी, और बीजेपी के खिलाफ गांव में गुस्सा दिख रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं दिखा आज। ओके, मैं आपके मित्र अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई पुरी जी, साइकिल यात्रा का जवाब अयोध्या से अन्न महोत्सव के रूप में दिया गया। क्या मैं इसको मानूं कि आपने जो आज चुनावी शंखनाद और शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया है, उसका जवाब आपने अयोध्या से दिया है? सामान्य तौर पे ब्रिजेश जी, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया हैज़ इट्स ओन विजडम, और मीडिया की विजडम को कभी मैंने क्वेश्चन किया नहीं। आप उसे विज़ाविज़ अयोध्या के कार्यक्रम से अगर जोड़ना चाहते हैं तो परसेप्शंस हर जगह पे हैं। मैं
उस पर कोई बहुत विशेष टीका टिप्पणी करके मूल विषय से हटना नहीं चाहता जी। मैं जनेश्वर जी की जयंती पर नमन करते हुए मुझे अच्छा लगा कि आज अखिलेश जी ने जनेश्वर जी का स्मरण करते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क तक एक साइकिल यात्रा को निकाला। लेकिन जब निकाला तो 400 की संख्या बोलते बोलते सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल हुए उसके ऊपर भी मैं नहीं जाना चाहता, वो एक अलग डोमेन है, एक अलग स्पेस है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात कही, मैनिफेस्टो हमारा और बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब लुक हियर हु इज टॉकिंग, ये कौन कह रहा है? पंचम तल पर 5 साल गायत्री के खनन की जांच लंबित रही और प्रोसिक्यूशन की अनुमति पंचम तल से जारी नहीं हुई। वो हमको बता रहा है हमारा मैनिफेस्टो है और उनका मैनिफेस्टो है। अब उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इसका फैसला खुद करेगी। और कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा किया तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को सहर्ष स्मरण आया कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के नाम पर इस प्रदेश की राजधानी में समाजवादी सरकार जो उम्मीद की साइकिल लेकर आई थी, उस उम्मीद की साइकिल वाली सरकार ने एक सीओ को बोनट पे बैठा कर नचाया था। और मैं किसी और की बात नहीं करता, समाजवादी सरकार के नंबर 2 और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी, करहल और इटावा में खुलेआम कहते थे मिनिस्टर रहते हुए कि इस सरकार में बिना दाम के काम नहीं होता। और खुद मुलायम सिंह जी कहते थे अखिलेश से, शिवपाल की सुनो नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, हम तुमको 20 बार कह चुके हैं। मैं मुलायम सिंह जी को कोट कर रहा हूं, मैं तुमसे 20 बार कहता हूं, लेकिन तुम्हें इन लोगों से फुर्सत नहीं है जो नए नए नवांतुक समाजवादी तुम्हारे साथ। एक काम करता हूं ना कि आज शिवपाल जी के भी प्रतिनिधि इत्तेफाक से आए हुए हैं। बिल्कुल अशरफ साहब, बढ़िया अशरफ साहब आपको ठीक से जवाब देंगे। करेंगे अशरफ साहब, ये क्या कह के जा रहे हैं अमित पुरी? देखिए, अमित पुरी साहब की खूबी थी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद आज मैं आपके साथ मौजूद हूं और जिस हिम्मत और हौसले से आपने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले कुछ फेस किया है, उस बात की भी मैं तारीफ करूंगा कि जनता की आवाज आप जो है लेके आ रहे हैं, इसका मैं शुक्रगुजार हूं। अब रहा सवाल अमित पुरी साहब की बात के जवाब का, अमित पुरी साहब के जवाब का, तो अमित पुरी साहब का आप देखिए किस हद तक मायूसी है। एक जुमला मैनिफेस्टो बोल दिया तो मैनिफेस्टो में सीधे पहुंच गए नेताजी के ऊपर कि नेताजी ये कहते थे। एक अभिभावक का, एक जिम्मेदार आदमी का यही सच होता है कि अगर सरकार में कोई कमी हो तो आपको आईना दिखलाया जाए। ऐसा नहीं होता कि कोविड में फेलोर हो गए और मोदी जी बनारस में जाके कहते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि इसी योगी जी के लिए दिल्ली में मीटिंग हो रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। तो ये इस तरह की जो है ये पार्टी ने, अगर नेताजी ने कुछ कहा था तो बिल्कुल ठीक कहा था और हर अभिभावक को ऐसा कहना चाहिए। और मेरे नेता ने, अगर शिवपाल जी ने कहा था तो भी सही कहा था कि अगर कमियां हैं तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन आपकी तरह नहीं कि बनारस में जाके कमियों में पर्दा डाल रहे हैं। लाशें आपने दिखलाई, अस्पतालों में ऑक्सीजन आपने दिखलाया, सड़कों पर लोग मर रहे हैं आपने दिखलाया, कोई पूछने वाला नहीं। और आज ये कह रहे हैं कि साहब जो है आईना, अरे आईना कौन दिखलाएगा? आपके पास तो हिम्मत भी नहीं, योगी जी को आईना दिखलाने की हिम्मत भी नहीं है। आप कहते थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, लेकिन इतना भी हौसला नहीं कर पाए। इसीलिए एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए है कि अगर योगी जी के नेतृत्व में आप जाएंगे तो डेफिनेटली वापस आपको नहीं आना है। और जाहिर सी बात है कोई भी सरकार समाजवादी लेड गवर्नमेंट ही बनेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। ओके, तो इतना क्यों फट पड़े आप अमित पुरी पे कि आज बिल्कुल आपने उनको बड़ा आक्रामक होकर आपने हमला कर दिया उनके ऊपर? नहीं, अखिलेश कौन सी बात गुस्सा? एक सेकंड, पुरी जी रुक जाओ, पुरी जी रुको। अरे ब्रिजेश भाई रुक जाओ, अच्छा चल रहा है, चंगा हो रहा है, तो अमित पुरी साहब को हकीकत में बात करनी चाहिए। राइट, अरे शिवपाल जी की अगुवाई में बनाएंगे समाजवादी सरकार की, अखिलेश जी की अगुवाई में पूछ रहा हूं भाई। अरे क्या जरूरत है? शिवपाल जी चाचा है, अभिभावक हैं। शिवपाल जी ने तो कह रखा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिवपाल जी ने कह रखा है, शिवपाल जी ने कह रखा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनना है, शिवपाल जी को नहीं बनना है। तो आप उस चक्कर में न पड़िए, गठबंधन तय हो गया इसका मतलब। और सबके साथ में आपने कहा था, उन्होंने आज सब मिट्टी डाल दी आपके आपने बताया था कि गठबंधन में नहीं आ रही, हो गया। अब लगता है ये गठबंधन भी तय हो जाएगा। जी, आपके प्रयासों पर ऐसे मशरफ ने मिट्टी डाल दी, कहा अखिलेश यादव को आ रही है।
क्या परेशानी आपको हो रही है? क्या दिक्कत आपको हो रही है? अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी को सोचना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा अगर वो नेक नीति से करेंगे इस बात को। ऑलराइट, विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आज आपने देखा होगा कि दो बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुए। एक समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन जो उन्होंने साइकिल यात्रा के जरिए दिखाया और एपिक सेंटर उनका लखनऊ था, और बीजेपी का एपिक सेंटर अयोध्या, जहां अन्न महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया, फ्री अनाज भी बांटा गया। अब आप क्या ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो गया है और दो बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रजेश जी, चुनाव का शंखनाद तो हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार सक्रिय रहती है। उनके कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। वो इस मामले में वो जीवंत पार्टी है। समाजवादी पार्टी को लेकर के पिछले कई दिनों से, काफी समय से दिल्ली में भी हर जगह जब लोग चर्चा करते थे यही कहते थे भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी है, लेकिन अखिलेश जी निकल नहीं रहे, अखिलेश जी सड़कों पर नहीं आ रहे। ये एक बड़ा एक अवधारणा बनी हुई थी, एक परसेप्शन बना हुआ था। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम से शायद अखिलेश जी ने उस अवधारणा को तोड़ा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और जिस तरह उन्होंने जो 400 सीटों वाली बात की, तो 400 सीटों को लेकर के भले ही भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक उड़ाए, और हम सबको भी लगता है कि व्यवहारिक आंकड़ा है, लेकिन कोई भी नेता जब कोई आंकड़ा देता है तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है। आप देखिए अमित शाह जी हमेशा जो है 300 पार, 70 पार, हरियाणा में, बंगाल में 200 बड़ा पार, फिगर लेते हैं वो लोग। अभी तक पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। अब अखिलेश जी ने ऐसी सीमा तय कर दी है कि 400। अब इसके ऊपर क्या बचा है सर? पार्टी 403 तक ही कह सकती है कि इसके ऊपर क्या बचा है? तो अब उन्होंने एक तरह से एक लंबी लकीर खींच दी। ये मालूम है सबको कि 400 का आंकड़ा बहुत अव्यवहारिक है। हालांकि दिल्ली इसका उदाहरण, आज 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी 2015 में, वो एक अपवाद स्वरूप मान सकते हैं आप। लेकिन कुल मिलाकर के 400 का आंकड़ा उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया है। वो भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कितना बड़ा। तो ये जो आज का कार्यक्रम था अखिलेश जी का, ये चूंकि बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे थे या इस तरह से नहीं उतरे थे, स्थानीय स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया होगा, जो भी किया होगा, तो ये आज पूरे प्रदेश में एक संदेश चला गया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तैयार हो गई है लड़ाई के लिए। मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम का यही मकसद था और जिसमें वो कामयाब हुए। इस तरह के कार्यक्रम जब किए जाते हैं तो उनका चुनावी मकसद क्या होता है? क्या समाज में कोई संदेश देना होता है या कार्यकर्ताओं को संदेश देना होता है या एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को और प्रबल करना होता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो उसका चुनावी मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम था अयोध्या में, उसका भी चुनावी मकसद है, क्योंकि राम मंदिर उनका एक कोर मुद्दा रहा, हिंदुत्व उनका मुख्य मुद्दा है। और मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा चुनाव को आखिर तक कोशिश करेगी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ले जाए। इसीलिए वो कभी जनसंख्या नियंत्रण की बात करेगी, कभी राम मंदिर की बात करेगी, कभी अलकायदा का जो है वो खतरा देश के सामने किस तरह से उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोशिश होगी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे करने की, क्योंकि वो उसका अंतिम अस्त्र होता है भाजपा का। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे मामलों में जो है उसके सामने जो है तमाम चुनौतियां हैं। क्या ये मुद्दे जनता के सामने चलेंगे विनोद जी, या फिर विकास का मुद्दा चलेगा? देखिए, ये निर्भर करता है विपक्ष के ऊपर। अब याद कीजिए, बिहार में भी कोशिश यही की गई थी, लेकिन जिस तरह तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर इतनी बड़ी चुनौती पेश की थी, वो अलग बात है कि सरकार बनाने से वो चूक गए और भाजपा गठबंधन जीत गया, लेकिन एक कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। अगर अखिलेश जी इन मुद्दों को पूरी शिद्दत के साथ कोर इशू बना लेते हैं, बेरोजगारी को, महंगाई को, पेट्रोल डीजल की कीमतों को, किसान आंदोलन को, गन्ने के भुगतान को और तमाम सारे जो मुद्दे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और के हिंदुत्व के मुद्दे और इन मुद्दों के बीच में एक टकराव तो होगा। अब भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, जो कोई भी सरकार गिनाती है। ये विपक्ष की धार पर निर्भर करेगा ब्रजेश जी कि वो किस तरह से इन मुद्दों को कोर मुद्दा बनाती है। थैंक यू विनोद जी। मनीष सिंधवी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, आप तो राजनीति पर बहुत बारीक से नज़र रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जीवंत कार्यक्रम जिनका अभी जिक्र विनोद जी कर रहे थे, उन कार्यक्रमों की तुलना में समाजवादी पार्टी आज कहाँ खड़ी हुई है? एक और कार्यक्रम चल रहा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसकी टक्कर में आज समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू कर दिया। यानी प्रबुद्ध का मतलब ये लोग जाति लिख नहीं सकते चूँकि कानूनी अड़चन है, ये करना चाहते हैं एक्चुअली ब्राह्मण सम्मेलन, लेकिन उसकी तकनीकी खामी है कि वो कर नहीं सकते वरना कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा, वो कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन। तो इन सब को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल में जब बनारस आए थे तो हम लोग ने यहीं पर एक डिबेट की थी कि क्या भाजपा ने अपना चुनावी ऐलान कर दिया है। तो हम लोग ने उस बात पर उस दिन एक टेक्निकली सहमति जताई थी कि हाँ, भाजपा ने अपनी घोषणा कर दी। आज समाजवादी पार्टी ने कर दी। और अगर पिछले एक महीने में आप सारे जो समीकरण देखिएगा तो हर पार्टी अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया सबने। जैसे भाजपा ने अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को गठ कर लिया है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मंदिर, राम मंदिर तो बीच में सेंटर पॉइंट रहेगा ही चुनाव मंदिर मुद्दा बनेगा, वो तो बन ही रहा है, उसमें क्या व्यवधान है? नहीं, लेकिन उसको फिर खींच के लाना होता है बीच में ना। ओके, लोगों को याद दिलाते रहना होता है। भारतीयों की जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट होती है, जल्दी जल्दी भूलते हैं, उनको याद दिलाते रहना। तो एक मंदिर। दूसरा ब्रजेश जी, इस चुनाव में ओबीसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने जा रहा है और भाजपा ने, अगर आप नोटिस करिए तो उसमें तमाम हर मीटिंग्स में ओबीसी, नीट में ओबीसी का वो बातचीत शुरू कर दी है। उनका जो देखो, क्योंकि भाजपा की 17 की सरकार बनी थी ओबीसी वोटों से जी। अगर आप 7 याद करिए तो 16.93% वोट इनका, 12 याद करिए तो 15% वोट इनका और 2017 याद करिए तो 39% वोट इनका। तो जो 24% की बढ़ोतरी थी वो कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ आने से बढ़ गए थे वोट। तो इस बार जो इनको ये समझ में है कि ओबीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड, तो भाजपा का एक क्रूशियल फैक्टर है ओबीसी, राम मंदिर। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, ओबीसी समुदाय को लेकर आपकी क्या उदाहरण है? आप क्या सोचते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है? राजनीतिक तौर पर नहीं पूछ रहा, देखिए बड़े टैक्टिकल वोटर, सामाजिक तौर पर उनके मन में क्या है? देखिए कहीं ना कहीं बहुत टैक्टिकल वोटर्स हैं वो, वहां पर भी 2-3 फाड़ हो गए हैं। एक मजबूत ओबीसी है, एक क्या है, जैसे भाजपा ने ये भी बात 10-12 साल पहले से शुरू करी थी जब उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो खेल शुरू हुआ था। मोस्ट ओबीसी का कंसेप्ट राजनाथ सिंह कि ये यादव हैं, ये जाट हैं, ये कुर्मी हैं, मजबूत हैं, इन्होंने फायदा लिया, बाकी लोग छूट गए पीछे। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे और ग्रुप्स हैं उनमें जो एक भाव आया तो उनको पोलराइज करने की बात शुरू हुई। क्योंकि अगर आप इन तीनों लोगों को जोड़ लीजिएगा तो 13, 14, 15% के करीब होंगे ये, और बाकी 42-44% में बाकी 30% ओबीसी बचता है। तो इस 30% को फोकस करने की बात हो रही है और यही भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है भी, इसीलिए 325 के साथ सरकार बनी। तो एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये, दूसरा राम मंदिर, और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रजेश जी बात देखिए, जितने प्रबुद्ध सम्मेलन या ब्राह्मण सम्मेलन बसपा करा रही है, भाजपा उसको प्रमोट कर रही है। भाजपा उसके कहीं बीच में नहीं आ रही है। क्यों? अभी तो एफआईआर कराई मायावती, बहुत नाराज। नहीं, वो देखिए, आप अगर देखिए तो वहां पर एक इनके जो और भी ट्विटर पर देखिएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारी लड़ाई सपा से नहीं बसपा से है। हर आदमी ने अपने खेल शुरू कर दिए हैं। आप सपा पर आइए, सपा अगर देखिए तो आज शंखनाद हो गया, सपा मुद्दों पर लड़ने जा रही है। जो भी कमियां रही इस वक्त प्रदेश में इनकी भाजपा सरकार की, लेकिन वो मुस्लिमों की बात नहीं कर रही। हालांकि मुस्लिम वोट उसको चाहिए और मुस्लिम वोट इस बार उसको पोलराइज होकर मिलेगा भी, लेकिन वो जान रही है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो हिंदू को पोलराइज करने में इनको और आसानी, तुरंत ठप्पा मार देगी। इसलिए आप नोटिस करिए, अखिलेश यादव ने एक बात सीख ली है और 17 के पूरे इलेक्शन में, 19 के पूरे इलेक्शन में कहीं उन्होंने मुस्लिम कहने से गुरेज किया, क्योंकि वो जानते कि ये और तो पोलराइजेशन करेंगे। हालांकि उसके पहले के चुनाव में लगातार इन पार्टियों की तरफ से मुसलमान होता रहा है, लेकिन ये तो केजरीवाल स्टाइल हुआ। हाँ, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल शाहीन बाग के ट्रैप में आए नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। और हम लोग लगातार इस बात की चर्चा करते थे, ये मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश की गई थी। और 19 का पूरा लोकसभा चुनाव मुझे याद है, अखिलेश यादव, आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव एम ट्रैप में नहीं आएंगे? नहीं, बीजेपी की उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2019 के चुनाव में पूरे इलेक्शन में तमाम बैठकों में, मीटिंगों में अखिलेश यादव ने कहीं एक मीटिंग में जहां दोनों लोग साथ मंच पर थे, वहां पर मायावती ये बात को कह गई थी कि मुसलमानों सतर्क हो जाओ वरना भाजपा आ जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ट्रैप में नहीं आए तो उन्होंने पूरे इलेक्शन में कहीं 19 वाले चुनाव में चर्चा नहीं करी थी। तो हर आदमी अपनी तैयारी के साथ, मजबूत तैयारी के साथ मार्केट में आ चुका है, लड़ने के लिए तैयार है। और अखिलेश यादव का भी शंखनाद बहुत मजबूती के साथ आज हो गया है। अंशु अवस्थी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अन्न महोत्सव अयोध्या से कर रही है, अखिलेश यादव सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सपा भी कर रही है। आप लोग का कुछ पता नहीं चल रहा कि आप लोग की क्या तैयारियां हैं? ब्रजेश जी, देखिए, चुनाव आ गया है तो चुनाव के समय सारे राजनीतिक दल आपको दिखेंगे कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ कौन उठा रहा है, लोगों के बीच में कौन जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए विपक्ष के रूप में, कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सबसे ज़्यादा जनहित के मुद्दों पर जमीन पर उतर के भी लड़ाई लड़ी है और सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा है।
पत्र भी लिखे हैं, सोशल मीडिया पर भी हमने आवाज उठाई है, तो पूरा संतुलन है। और जो रही बात तैयारी को लेकर, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। पिछले दिनों प्रियंका जी आई थी तो पत्रकारों ने उनसे सवाल गठबंधन को लेकर किए थे। क्या आपको किसी भी प्रकार के गठबंधन से एतराज है? नहीं, देखिए, गठबंधन को लेकर जो निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है ब्रजेश जी। मैं चैनल पर तो उसका कोई घोषणा नहीं कर सकता। और लेकिन मैं ऐतराज पूछा, ऐतराज। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हम मजबूती से अकेले सामने लड़ें, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे गठबंधन किए, उसका क्या आप अकेले लड़ पाने की स्थिति में हैं और आपकी तैयारी ऐसी है? बिल्कुल। आर यू श्योर? बिल्कुल 200% हम हैं। और प्रियंका गांधी जी उसी पूरी रणनीति के तहत कि हम किस तरीके से 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पर प्रियंका जी जब आई थी पिछली बार लखनऊ तो उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया था, इसलिए ये सवाल मीडिया द्वारा पूछा जा रहा है। नहीं, देखिए, गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा था कि हम क्लोज माइंडेड नहीं है, लेकिन हम गठबंधन भी करने नहीं जा रहे। अब मुझे बताओ, ओपन माइंडेड किसके साथ हो सकते? नहीं, हम गठबंधन, यू आर नॉट क्लोज माइंड, ओके, बट ओपन माइंडेड किसके साथ हो? देखिए, जो भी छोटे दल हैं, अगर कोई छोटा कोई समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो एक अलग। व्हाट डू यू मीन बाय छोटा दल? कोई भी राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं, भाई साहब आप भी तो उसी में आओगे। आपके कौन से 20-25 एमएलए हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एमएलए देखिए घटते बढ़ते रहते ब्रजेश जी, लेकिन जो लोग वोट शेयर भी देख लो अपना, प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जुमला चल पड़ा है इन दिनों, और कर्टसी अखिलेश यादव, छोटे दल छोटे दल छोटे दल। अरे भाई, किसी को छोटा क्यों कह रहे हो? अभी हमारी देखिए, हम किसी को छोटा कहने का मतलब, कोई भी किसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा है, 2-4 जनपदों में उनका आप देश का लार्जेस्ट अपोजिशन है, ओके फाइन, हम लोग जानते हैं, बट उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं आपके दर्शकों को भी, अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और डबल इंजन की सरकार को देख लिया। अब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व तो आप क्लोज माइंड से ओपन माइंड की तरफ अगर आते हैं तो आज आप जब ओपन करके आंख देखते हैं तो आपको अखिलेश यादव दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? नहीं, देखिए, हमको तो उत्तर प्रदेश की जनता दिख रही है, जिन नौजवानों पर लाठी चल रही है वो दिख रही है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने विपक्ष के अलावा आवाज उठाई है तो वो आपने उठाई है। हमको वही दिखते हैं कि दलित बेटी को 2:30 बजे रात को कैसे जलाया जाता है, और वहां पहुंचने वाला कौन है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। उम्भा में जब घटना होती है, आपको अखिलेश यादव या मायावती का चेहरा इस वक्त नहीं दिख रहा? ओपन माइंड से जब करते हैं तो जनता तय करेगी ब्रजेश जी। जनता ये देख रही कि सरकार से अगर कोई आंख में आंख डालकर जमीन पर लड़ रहा है, सहारनपुर से लेकर बनारस तक, आजमगढ़ से लेकर सोनभद्र आपका काफी इंट्रोगेशन मैंने कर लिया, आप खुले नहीं। हालांकि बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ समाजवादी पार्टी का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा, अयोध्या में आज अन्न महोत्सव हुआ, उसके बारे में क्या धारणा आप रखते हैं? और तीसरा, आज समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया और बीएसपी का पहला फेज आज खत्म हो गया ब्राह्मण सम्मेलन का। देखिए, सियासत में जो लोग सड़क पर रहते हैं चर्चा उनकी होती है। अखिलेश यादव ने 2022 की तैयारियों का जो अपना शंखनाद किया है आज एक कार्यक्रम के साथ जनेश्वर मिश्रा के नाम पर, तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेगा इसके चुनाव में, जो 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होंगे। 2022 में जनवरी फरवरी में चुनाव हो रहे होंगे। मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा जिस तरह से ब्राह्मण इशू को लेकर लगे हुए हैं प्रदेश में, वो ये दर्शाता है कि इसका नुकसान बीजेपी को कुछ ना कुछ पहुंचेगा। सपा ब्राह्मण का कितना वोट पाएगी ये बात निश्चित नहीं है, 2-4% मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन वो बीजेपी का एक मुश्त वोट बैंक था, अब उसमें बीएसपी काफ़ी तगड़ी सेंधमारी कर सकती है। एक जो आज साइकिल यात्रा हुई उस पर चर्चा ये हो कि काफ़ी भीड़ थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज समाजवादियों ने पूरी तरह से चुनाव का ऐलान कर दिया, और जिस तरह से ये भीड़ जुटी और प्रदेश में साइकिल चली, उसे आप संयोग भी मान सकते हैं कि इधर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा हैं तो लोग मजबूरी में भी साइकिल पर आ रहे हैं, और सपा का निशान भी साइकिल है तो साइकिल भी चल रही है इधर। दूसरी ओर एक लाल रंग होता है जो स्टाफ का निशानी होती है,
लेकिन साइकिल के साथ खासियत यह है कि वो लाल रंग देखकर ही चल रही है, उसकी टोपी का रंग लाल है। ये सब बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन आज दो बातें देखने को मिली कि अखिलेश यादव के साथ भले मुलायम या शिवपाल इस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन डिम्पल यादव एक नंबर 2 की नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में कमान संभालने के लिए तैयार हैं। वो भी कन्नौज में पार्टी को मजबूती देने गई थी। अब ब्रजेश जी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई गठबंधन हुआ तो वो सपा और बसपा का था, लेकिन मोदी के करिश्मे के आगे लोकसभा में ये लोग वो चुनाव हार गए और ये गठबंधन टूट गया। अगर विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन बनता तो कोई कह सकता था कि चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल और ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, ये सब नारा दिया जाता था पहले। आज मायावती अखिलेश अलग हैं, ये किस तरह से अपनी ओर वोट खींच पाएंगे, बीजेपी को रोक पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। दो बातें यहाँ और दिखती हैं कि 2022 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जब अखिलेश यादव को अपने फेस पर अपने काम पर लड़ना होगा, मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव उनके सहयोग में नहीं होंगे। मुलायम सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, वो एक्टिव प्रचार में नहीं रह सकते। शिवपाल यादव की अलग पार्टी है, वो गठबंधन में आएगी तो हो सकता है बात हो। दूसरा, 2017 में बीजेपी जीती थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीती थी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं था। अब की बार योगी आदित्यनाथ उसके कैंडिडेट होंगे और उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा। ये फैक्टर्स हैं जो जनता को कितना प्रभावित करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात कही जी। अब बात आती है प्रियंका गांधी की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की। कांग्रेस के पास संगठन कमजोर है, मेहनत करने की जरूरत है और वो जानते हैं कि अगर वो ज़्यादा लड़ेंगे तो उनकी वोट कटवा की स्थिति उत्तर प्रदेश में आ सकती है या वो कुछ सीटों पर फोकस कर सकते हैं। ये उनका अपना सोच है। लेकिन आज अयोध्या में बीजेपी ने दर्शाया कि फिर वो राम राज्य के भरोसे है और शिलान्यास के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी ही कर्मयोगी हैं, यानी कि अब कोई संशय नहीं है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में लेकर आ रही है। पीएम कल्याण अन्न योजना के बहाने कई सारे लोगों से संवाद हुआ प्रधानमंत्री का, नज़र चुनाव पर है, उन्होंने बात कही भी इशारों में, तमाम सारी बातें रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने भी बात ये कही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जिसको दे रही है बहुमत दे रही है। अखिलेश यादव को दिया, मायावती को दिया, योगी आदित्यनाथ को दिया, अब इस चुनाव में भी जिसको दे भरपूर दे, कोई रोक की बात नहीं है। हाँ, मतलब लूली लंगड़ी सरकारों का दौर नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। बड़े बड़े नेताओं ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है। प्रदेश व्यापी संघर्ष का जो बड़ा मादा है वो समाजवादी पार्टी के पास ही है। आज यूपी में अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, उनके ऐलान पर इतनी भीड़ आ सकती है। भाजपा के सामने इतनी भीड़ जुटाना आसान नहीं है आज की तारीख में, और ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं जी। अब ये देखना होगा कि आगे समीकरण क्या बनते हैं। लेकिन हर संघर्ष में जो भी व्यक्ति होता है वो अकेला होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो सब उसके साथ आ जाते हैं। ये बहुत अतीत पुराना रहा ब्रजेश जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सियासत में जो लोग कहते थे कि अखिलेश यादव निकलते नहीं, अब अखिलेश यादव ने निकल कर दिखाया है कि वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगे। कितना जनता उनका साथ देगी ये समय तय करे। लेकिन आज चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम था तो आज उनके लिए 4 शब्द कहना लाजमी है जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुझको खबर भी ना थी कि कौन कौन साथ दौड़ रहा है मेरे, और पहुंचा मंजिल पर तो पता चला कि एक लंबा कारवां मेरे पीछे था। एक ज़माना था जब मैं तलाशता था रास्ता आसमान तक जाने का, एक आज दौर है कि सारा आसमान अपना है।
खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूं और जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशा छोड़ आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साजन जी को स्क्रीन पर लिया जाए। सुनील साजन जी, इस तरह की साइकिल यात्रा के जरिए आप किस प्रकार का संदेश सत्ता पक्ष को देना चाहते हैं, जनता को देना चाहते हैं और मीडिया को देना चाहते हैं? आपके उद्देश्य क्या है और किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि साइकिल एक रास्ता है। जब आप स्वस्थ रह सकते हैं, समाज स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ सरकार समाज बना सकता है। एक ऐसा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के सामने रखा था जी। उस संकल्प पत्र पर भरोसा करके उत्तर प्रदेश ने इन्हें 325 सीटें दी। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिला, दवा नहीं मिली, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिले, छोटे व्यापारियों का व्यापार मर गया, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया, दलितों का आपने शोषण किया। आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के खिलाफ अन्याय करने वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक महिला नेता उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आज इन्हीं की पार्टी की सांसद हैं, उनका घर जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी में वेलकम हो रहा है। हिस्ट्री सीटर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आ रहे हैं। तो हम इनकी नाकामी, इनका असली चेहरा और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे, आज जहां पर साइकिल यात्रा खत्म हुई जनेश्वर मिश्रा पार्क, वो किसने बनाया? रिवर फ्रंट किसने बनाया? लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम किसने बनाया? जेपी का जो बिल्डिंग बनी वो किसने बनाया? जो सिग्नेचर बिल्डिंग है किसने बनाई? मेट्रो कौन लेकर के आया? लैपटॉप किसने दिए? 55 जिला मुख्यालयों को 4 लाइन से किसने जोड़ा? एक्सप्रेसवे किसने दिया? यह हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर आप अपना कोई एक काम गिना सकते हैं? अमित पुरी जी जुड़े हैं। मैं बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश देख रहा होगा। हम जानना चाहते हैं अमित पुरी जी, जिस दिन माननीय योगी जी ने शपथ ली और आज कौन सा एक काम है जो शपथ के बाद शुरू हुआ और खत्म हो गया? फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग अपना घोषणा पत्र पर काम नहीं करते हैं, जनता उनको ठेंगा दिखाती है। और आज साइकिल यात्रा के तस्वीर से भाजपाई भी जान गए। मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में भगदड़ मचने वाली है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक बात साफ है ब्रजेश जी, अगर किसी को सदन आना है उसे समाजवादी पार्टी के साथ ही आना पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ माहौल है, भाजपा को लोग हटाने जा रहे हैं। बाकी दलों के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, अवसर है, मैं उनको अवसर देता हूं आपके हर एक तो समाजवादी आप पार्टी द्वारा आ उठाए सकती गए है। हर एक बिंदु का जवाब देने के लिए वो तत्पर तैयार बैठे हैं। पहले आप इनके आरोपों का जवाब दे लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। गो अहेड पुरी जी। ब्रिजेश जी, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसता। चौधरी चरण सिंह और लोहिया की अगुवाई में राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी जैसा दावा करती है जनेश्वर जी की वारिस को आगे बढ़ाने का, विरासत को, इन्होंने वादा किया कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 50,000 तक के कर्जे माफ करने का ऐलान किया। अमित पुरी जी अपना एक काम गिनाइए। अरे मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। गिनाइए। मेरे कहने ये बताइए ना मेरे कहने का तरीका अलग है। देखिए, मुझे कह लेने दे, मैं फिर डिबेट चलने नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं मुझे कह लेने दे। सुनील जी आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुनील जी आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। मैंने कोई संसदीय शब्द अपना काम गिनाइए। मैंने एक गिना रहा हूं, सुन लीजिए। दिया नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते। मुझे मालूम है कि आप काम आने लगे तो हल्ला मचा, भाजपा में ये काम आने लगे तो हल्ला मचा। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है ना, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। सुनील जी आप आलोचना कर रहे थे, मैंने खुले मन से सुना। आप आलोचना कर रहे थे, मैंने खुले मन से सुना।
अब मुझे अवसर दें और आप बोलिए, सुनील जी की बात सुनी जाए। अच्छा, सुनील जी की बात सुनी जाए, हम भी सुनेंगे। हाँ बोलिए बोलिए भाई, पुरी जी बोलिए। समाजवादी सरकार ने वादा किया कि हम 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, और जब कर्जा माफी करने की नौबत आई तो बोले कॉपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दी। इस सरकार जब आई लोक संकल्प पत्र लेकर, तो हमने पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश के संसाधनों पे माफ किया। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह धोखाधड़ी देने का काम नहीं किया। अरे एक काम 50,000 का कर्जा बात खत्म करो, एक काम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते, एक काम पूछने बता के खत्म करो, किसानों की बात करते, उनकी बात का जवाब दे दो। सरकार ने अपने संसाधनों पर, सरकार ने अपने संसाधनों पर बता दो, एक काम किया, इनका मुंह बंद कर दो, और कहा था कि पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय लेकर लागू किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, आपकी वॉइस क्वालिटी तो बहुत खराब है, उसके बाद ये चिल्ला चिल्ली, अखिलेश यादव ये रन ओवर की तरह से डिबेट नहीं चल सकती। तस्वीर छपवा करके ऐड दे देना बहुत आसान होता है। सुनील एक काम, एक मिनट, एक काम, ओके सुन लिया। एक काम करो पुरी जी, एक काम इनको बता के इनका मुंह चुप करा दो। मैंने अभी बताया ना, किसानों की कर्जा माफी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों में की, और ये 50,000 का कर्जा कोऑपरेटिव का सरकार का नहीं माफ कर पाए। वो हमको नसीहत दे रहे हैं, वो हमको नसीहत दे रहे हैं। एक काम, ये काम जो ये किसान के प्रति भाजपा का सम्मान था, आप कर पाए, आप कर पाए। 50,000 का कर्जा कोऑपरेटिव किसान के प्रति आपका क्या सम्मान है? आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से किसान नेता के बाल पकड़ करके बता रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया, उस किया कि नहीं किया, नेता और आप 50,000 का कर्जा माफ नहीं कर पाए, दिखाई जाती वादा करने के बाद आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ 8 महीने से अधिक देश का किसान धरने पर बैठा है। लगातार इसके लिए टोकते रहे एक काम की ये कोऑपरेटिव के कंडीशन डाल करके थैंक यू, इस तरह झगड़ा मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक काम, ओके थैंक यू सुनील जी प्लीज। देखिए, अरे तो बता दीजिए ना, जो कंडीशन डाली थी। ओके ऐसे अशरफ साहब, उत्तर प्रदेश की जनता एक सेकंड रुक जाइए, इन दोनों लोग को शांत करिए, समय कम है, मैं झंझट में नहीं फंसना चाहता। अशरफ साहब, आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनावी मुद्दे बताओ जल्दी फटाफट, 1 मिनट में टाइम है आपके पास। अशरफ साहब का समय है, शुरू हो जाइए। नहीं सर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो यही सारे मुद्दे हैं, और यही सारे मुद्दे रोज आप उठा रहे हैं। मुद्दे तो इतने ज्यादा हैं कि इनके पास किसी बात का जवाब देने के लिए है ही नहीं। और अमित पुरी साहब बात कर रहे हैं लोहिया जो है जयप्रकाश की और जो है मिश्रा जी की, और इनकी हालत यही वीपी सिंह का कुर्ता पकड़ के ये तो आए दोबारा पावर में। जी हाँ हाँ हाँ, हेलो जी हाँ, मैं सुन रहा हूं, प्लीज गो अहेड। आ रही सर, मैंने कहा अमित पुरी साहब बात करते हैं लोहिया की बात करते हैं, जनरेशन मिश्रा की बात करते हैं, वीपी सिंह का कुर्ता पकड़ के ये पार्टी दोबारा जिंदा हुई। तो ये पार्टी जो समाजवाद का पीछे कुर्ता पकड़ने के बाद दोबारा जिंदा है, और आते आते उसने जो है राम मंदिर और राम लहर का चेंज कर दिया। तो ऐसी पार्टी का सवाल जहां तक है, वीपी सिंह का कुर्ता पकड़ के दोबारा 2 से 85 हुए वीपी सिंह का कुर्ता पकड़ के। नहीं, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, बेरोजगारी, नो, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल, कोई एक दूसरे के लिए संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं, जूते लात वाली बात क्यों बोली आपने? नहीं, जूते वाली बात गलत, जूते वाली बात गलत के सामने नतमस्तक हुए थे संसदीय आडवाणी जी, वाजपेयी जी वीपी सिंह के सामने नतमस्तक हुए। भाई हमको भी शामिल कर लो, क्यों बुरा लग रहा है? बुरा आपको लगे, जवानी कुर्बान कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग पे पुलिस खड़ी रहती थी, चाचा और भतीजे को कंट्रोल करने के लिए। मिश्रा की बात कर रहे हैं। थैंक यू। ऑल राइट, अंशु अवस्थी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्य चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? अंशु को अब अंशु का नंबर है। थैंक यू, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जो अशरफ साहब, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल सड़क पर है, कोई भी मुद्दा छिपा नहीं है, और उन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। नौजवान सड़क पर है, रोजगार मांगता है, बदले में उसको किस तरीके से धमकाया जाता, मुकदमों की धमकी देकर किस तरीके से लाठियों से पीटने का काम किया जाता है, और महिलाओं का अपमान। मुझे लगता है आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में इतना हुआ होगा श्री आदित्यनाथ जी की बीजेपी की सरकार में। किसानों के साथ जो भद्दा मजाक इन्होंने इतने बड़े बड़े तंबू कनात लगाए,
सैकड़ों करोड़ रुपया फूंक दिया और माफ कितना किया? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। कोरोना की समय में टीम 11 क्या कर रही थी सभी को पता है। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर 1000 से ज्यादा 2000 गुने दाम पर खरीदे गए और उस एसआईटी टीम का जो गठन हुआ था, ब्रजेश जी वो कहां है? हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों में नाराजगी है। सबसे बड़ी बात शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आप देखिए एम्बुलेंस चालक किस तरीके से धरने पर हैं। किसी भी से भी संवाद न करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुका है। मनीष जी आप मुझे बताइए, हमेशा रहने वाली चलेगा, विकास चलेगा या जन समस्याएं चलेंगी? इस बार के चुनाव में क्या चलने वाला है? देखिए चलेगा तो सब, हर आदमी, मैंने अभी इसके पहले वाले में कहा, अपने अपने मुद्दे लेकर चला आएगा और सतर्कता से चुनाव लगा। लेकिन एक यूपी का एक राजनीति का एक दुर्भाग्य है, जाति और धर्म सबसे ऊपर चलेंगे, ये यहाँ चलते रहे हैं और हम लोग ने देखा है हाल फिलहाल में भी कहीं भी किसी भी इलेक्शन में ये नीचे जाने वाले नहीं हैं। लोगों के हिसाब से, जाति के हिसाब से टिकट दिए जाएंगे, धर्म को प्रमुखता से ऊपर रखा जाएगा। ये जो हाल फिलहाल में सब ब्राह्मण सम्मेलन कराने के लिए आतुर हो गए हैं, एक बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है तो लाओ चलो इसको अपनी तरफ कर लें, तो तुरंत प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हो गए, 4 साल में नहीं हुए। सवाल इस बात का है कि इससे इस कोड़ से अभी यूपी को निजात पाने में वक्त लगेगा। और एक बात और दुर्भाग्य है, यूपी वाले खुद इससे निजात नहीं पाना चाहते। दोनों बातें हैं जी। और विनोद अग्निहोत्री जी, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों ब्राह्मण सम्मेलन का दौर चल पड़ा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, जिनका एक फेज आज सतीश चंद्र मिश्रा ने कंप्लीट कर लिया लखीमपुर खीरी में, समाजवादी पार्टी आज से प्रारंभ कर रही है। ऐसा क्या मैसेज गया ब्राह्मणों के भीतर कि उन्हें लगा विपक्ष को कि ये वोट बैंक को हथियाया जा सकता है? देखिए ब्रजेश जी, मैं मनीष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मुद्दे जो हैं, जो मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कागजों में, चुनाव घोषणा पत्र, भाषणों तक रहेंगे, लेकिन असली चुनाव तो जाति और धर्म की गोलबंदी पर ही होगा, जो होता रहा है। और उसी की कड़ी में ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मणों को लुभाने की जो कवायद हो रही है, वो भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि ये एक अवधारणा बन गई उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, एनकाउंटर्स में ब्राह्मण बहुत मारे जा रहे हैं। और विकास दुबे का जो कांड हुआ, उसके बाद जिस तरह एनकाउंटर्स हुए, खुशी दुबे का मुद्दा आया, तो सबसे एक अवधारणा बन गई कि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं जो है अनदेखी की जा रही है, जबकि ब्राह्मण ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, जैसे कभी कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये एक अवधारणा जो बनी है, उसको लेकर के जो परसेप्शन बना है, अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम इस वोट बैंक का कुछ हिस्सा अगर ले लें विष्णु मिश्रा जी के नाम पर, तो हमारा एक यादव, मुस्लिम और पिछड़ा मिला करके एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बसपा को लगता है 2007 का प्रयोग हम दोहरा देंगे, जब पूर्ण बहुमत मिल गया था, जब चढ़कुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ब्रह्मा विष्णु महेश हाथी नहीं गणेश है, ये नारे लगे थे। तो कुल मिला करके इसलिए ब्राह्मणों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हुए उनको लुभाने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ब्राह्मण कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए वो पिछड़ों की अपनी गोलबंदी को जो 2017 में थी, उसको एकजुट करने में लगी हुई है। ये है कुल मिलाकर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।